हैं आप लोग बढ़िया। मैंने अपने लास्ट जो लेक्चर्स था उसमें जो मैंने प्रेसिडेंट्स के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स बताया था और कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ से जो क्लियर कराया था उसी सीरीज़ को मैं आगे लेके चलता हूँ, जिसमें मैं आज आपको आर्टिकल्स जो भी रिलेटेड हैं, जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, मैं उसको एक बार आपको दिखा देना चाहता हूँ। क्योंकि कई सारे एग्जामिनेशंस में सबसे इजी लगता है आर्टिकल्स, लेकिन कई सारे एग्जामिनेशंस में कुछ भी आर्टिकल्स पूछ देता है जिसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो क्वेश्चंस आपसे गलत हो जाती हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा आर्टिकल्स को एक बार आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से जो आपका प्रेसिडेंट्स के जो आर्टिकल्स हैं वो किस तरीके से हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आर्टिकल 52 से। आर्टिकल 52 क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दे दीजिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। 53 में जाएंगे तो उसका एग्जीक्यूटिव पावर्स को बता देंगे हम, यानी सबसे पहले प्रेसिडेंट, उसके बाद उसका एग्जीक्यूटिव पावर। 54 में जाएंगे तो चलिए हम उसका इलेक्शन करा देते हैं, प्रेसिडेंट का एक इलेक्शन करा देते हैं। और 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन, किस तरीके से हम इलेक्शन कराएंगे वो हम कर देते हैं। और जो 56 है ना, उसके हम टर्म्स को डिफ़ाइन कर देते हैं कि कितने टर्म्स के लिए हम प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। और 57 में हम उसकी एलिजिबिलिटी को बता देते हैं, जो री इलेक्शन के लिए एलिजिबिलिटी जो भी होगी वो हम उसको कंफर्म कर देते हैं। और जो 58 है ना, वो क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड है। ठीक है। और जो 59 है वो कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, किस तरीके का कंडीशन होना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफिस का, उसके एवज़ में है। और 60 जो है ना, चलिए हम अब उसका ओथ और अफर्मेशन करा देते हैं। और उसके बाद हम 61 में जब ओथ और अफर्मेशन हो जाएगा, जब वो अब बैठ जाएंगे प्रेसिडेंट के सीट पे, तो अब उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो इम्पीचमेंट कराने का भी आ जाता है। अब इम्पीचमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था किस बेसिस पे किया जा सकता है, तो आपको पता है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही है जिसके बेसिस पे हम इनको इम्पीच कर सकते हैं। और वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो मीनिंग है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है। और फिर इसके बाद 62 है प्रेसिडेंट्स एंड इट्स टर्म ऑफ ऑफिस और पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। ठीक है। 71 जो है वो है मैटर रिलेटिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट टू सुप्रीम कोर्ट, यानी जो भी मैटर्स है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड वो सुप्रीम कोर्ट के पास रेफ़र किया जाता है। तो 72 जो है हमारा वो पार्डन से रिलेटेड, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। 74 75 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, मैं आगे आपको बताऊंगा इस दोनों आर्टिकल्स का क्या है, कहाँ पे है, हर तरीके से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, तो एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। 74 एड एंड एडवाइस, ए फॉर एप्पल, ए पहले आता है तो आप उसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि 74 में ए पहले आएगा, तो एड एंड एडवाइस कर देते हैं हम, और उसके बाद प्रेसिडेंट को। और 75 में जो भी अदर प्रोविजन जैसे कि अपॉइंटमेंट्स है, टर्म्स है, सैलरीज एंड अलाउंसेस है, ये जो है 75 से। अब अपॉइंटमेंट्स से क्या मतलब? अपॉइंटमेंट्स का मतलब ये है कि जो प्रेसिडेंट है वो हमारा क्या करेगा, पीएम को इलेक्ट करेगा। प्रेसिडेंट जो है पीएम को इलेक्ट करेगा, और जो पीएम के एड एंड एडवाइस पे प्रेसिडेंट जो है अदर मिनिस्टर्स को भी इलेक्ट करेगा। वही 75 में अपॉइंटमेंट्स का मतलब है। 76 आपको पता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 77 पता है आपको कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है। और 111 पता है एक्सेंट टू द बिल्स पास बाय द पार्लियामेंट। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था 3 ऑप्शंस होता है आपके, 3 ऑप्शंस होते हैं आपके पास प्रेसिडेंट्स के पास। 1 2 3 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, और 143 जो है कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, मतलब कोई भी एड एडवाइस लेना है तो कंसल्ट कर सकता है। तो ये जो है आपका पूरी तरीके से ये आर्टिकल्स था। ठीक है। तो इस आर्टिकल्स को आप ध्यान में रखेंगे, एक बार और देख लीजिए कि जो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करेंगे, फिर उनके एग्जीक्यूटिव पावर्स को दे देंगे, फिर उसके बाद उनका इलेक्शन कराएंगे, उनके मैनर ऑफ इलेक्शंस देखेंगे। ठीक है। फिर उनके टर्म्स को डिफाइन कर देते हैं, फिर उसके बाद उनकी एलिजिबिलिटी क्या है री इलेक्शन के लिए वो हम देखेंगे, फिर उनका क्वालिफिकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन है, उसके बाद उनके कंडीशन बताएंगे प्रेसिडेंट ऑफिस को, फिर उनका ओथ और अफर्मेशन करा देंगे, और जब वो हो जाएगा तो फिर इम्पीचमेंट का प्रोसेस देखेंगे। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट एंड टर्म फॉर ऑफिस अ पर्सन रिलेटेड टू फिल द कैजुअल वैकेंसी, जो भी कैजुअल वैकेंसी को फिल करने की बात कर जा रही है। और अगर कोई भी इलेक्शन में प्रॉब्लम्स होती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास हम भेज देंगे उसके मैटर्स को। और 72 जो है हम पार्डनिंग पावर बता देंगे, और उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड वाइस प्रेसिडेंट और अदर प्रोविजन लाइक अपॉइंटमेंट, टर्म्स, सैलरीज एंड अलाउंसेस जो है वो 75 से रिलेटेड है। 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 77 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी पता है आपको। 111 123 143 आप इस चीज़ को एक बार रिवाइज़ कर लेंगे और इस चीज़ को पूरी तरीके से आप कंठस्थ कर लेंगे, और एक भी आर्टिकल्स इधर उधर ना हो, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन से डायरेक्ट 58 57 56 आपको जो है मैचिंग में दे देगा और आप जो है उसमें गलत कर देंगे। ठीक है। एक सीक्वेंस से आप याद कर लीजिएगा इसको किस तरीके से। ठीक है। अब इसके बाद मैं अपना अगला चैप्टर जो है वाइस प्रेसिडेंट्स के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूँ। वाइस प्रेसिडेंट्स क्या है? ठीक है। वो सबसे पहले जो आर्टिकल 63 क्या है, देयर शुड बी द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। एक ऑफिस होना चाहिए किस चीज़ का? वाइस प्रेसिडेंट का। ठीक है।
मॉडल ऑन द लाइन ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, ये किस चीज़ पे, किस बेस पे मॉडल होगा? मॉडल ऑन द लाइन ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट पे ही मॉडल होगा। एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, आर्टिकल 64 कहता है ये एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होंगे जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। नाइदर मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, जो भी हमारे ये इसके मेंबर्स नहीं होंगे। ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें क्या था, वाइस प्रेसिडेंट जो था ना, इलेक्टेड बाय द 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट असेंबल्ड एट जॉइंट सिटिंग। देखिए यहाँ पे जॉइंट सिटिंग का मसला है, कोई भी मतलब वाइस प्रेसिडेंट जो ओरिजिनल था ना वो जॉइंट सिटिंग, लेकिन इस प्रोसीजर को ख़त्म कर दिया गया था 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 से। उसके बाद इसको कर दिया गया इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज होंगे जो कंसिस्ट करेंगे किससे, मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम विथ सीक्रेट बैलेट। और फिर जो इलेक्टोरल कॉलेज होगा जिसमें बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा ओनली। थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट आप ये देख सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा यानी कि किसकी बात की जा रही है, पार्लियामेंट की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, पार्लियामेंट की बात की जा रही है। और इसी में आपकी नॉमिनेटेड पीपल्स प्लस इलेक्टेड पीपल्स दोनों की बात की जा रही है। इलेक्टेड और नॉमिनेटेड पीपल्स की बात की जा रही है कि ये जो है आपके रहेंगे। और ओनली पार्लियामेंट नॉट द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी केवल पार्लियामेंट से ही होंगे, इसमें कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स नहीं होंगे, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बस पार्लियामेंट से ही रिलेटेड है वाइस प्रेसिडेंट में, जबकि आपको प्रेसिडेंट का मैंने बता दिया है कि उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और उसके बाद दिल्ली एंड पुडुचेरी जो उसके भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में ऐसा नहीं होता है, पार्लियामेंट के ही लोकसभा और राज्यसभा के नॉमिनेटेड और प्लस इलेक्टेड दोनों मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं इसके क्वालिफिकेशन। सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही होना चाहिए, 35 ईयर ऑफ एज होना चाहिए। और क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन असेंबलीज ऑफ राज्यसभा के जो भी मतलब ये है उसमें होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए, नॉट होल्ड, ये होल्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो इनका ओथ है वो कौन कराएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। और जो मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ओथ कौन कराएगा, सीजीआई कराएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये सब चीज़ छोटी छोटी फैक्ट्स है, आपको ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद कंडीशंस क्या है, नाइदर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कोई भी इसका मेंबर नहीं होना चाहिए, नाइदर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और नॉट द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इनके टर्म्स क्या है, 5 ईयर्स के टर्म्स हैं। आर्टिकल 67 में रेजिग्नेशन किसको दे सकते हैं, प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। होल्ड बियॉन्ड 5 ईयर अंटिल द सक्सेसर, जब तक इनका अगला सक्सेसर नहीं आता तब तक ये अपना होल्ड ऑफिस कर सकते हैं। इलिजिबल फॉर री इलेक्शन हो सकता है। जो इनकी ऑफिस है वो रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ में जो मतलब ये होता है तो इलेक्शन कराएंगे हम टू फिल द वैकेंसी एज सुन एज पॉसिबल। और जो भी हमारा न्यूली इलेक्टेड्स होंगे वो हमारा 5 ईयर्स के लिए होंगे। थोड़ा सा मैं आपका करंट अफेयर भी उसमें यहाँ पर करा दूँ कि अभी हमारे जो नए वाइस प्रेसिडेंट्स कौन बने हैं, वो बने हैं हमारे सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन, ये कौन से नंबर्स के बने हैं, तो 15th नंबर के बने हैं वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये जो है जो भी है मतलब इनको जल्द से जल्द जो है एज सुन एज पॉसिबल इलेक्शन करके इनको फिल द वैकेंसीज किया गया था, क्योंकि जगदीप जो धांकर थे इसके पहले जो हमारे थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था अपनी जगह पे। और जो इनका रिमूवल का प्रोसेस है कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है इन द कॉन्स्टिट्यूशन के किस तरीके से रिमूवल किया जा सकता है। जो फॉर्मल इम्पीचमेंट नॉट रिक्वायर्ड, कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है इनके फॉर्मल इम्पीचमेंट का। और रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन राज्यसभा, ओनली इन राज्यसभा, नोट करिएगा, ओनली इन राज्यसभा नॉट लोकसभा। ठीक है, और उसके बाद 14 डेज़ का एडवांस नोटिस भी देना पड़ेगा। जो रिजोल्यूशन पास्ड बाय द इफेक्टिव मेजोरिटी इन द राज्यसभा एंड इन लोकसभा सिंपल मेजोरिटी जो है लोकसभा में चाहिए और इफेक्टिव मेजोरिटी राज्यसभा में चाहिए। ठीक है, जो टेम्पोरेरी वैकेंसी है इन ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट डेप्यूटी चेयरमैन इसको हैंडल करेंगे और राज्यसभा टेक ओवर द रोल ऑफ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट है कैन नॉट बी कम्बाइंड इन वन पर्सन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को कि जो भी ऑफिस है ना प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का कैन नॉट बी कम्बाइंड इन वन पर्सन, कोई भी एक पर्सन को हम नहीं दे सकते एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है तो लिख सकता है आपका स्टेटमेंट में। यूपीएससी में हर तरीके से ये क्वेश्चन पूछा है, कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन, कॉन्स्टिट्यूशन डजंट मेंशन, तो आप उस चीज़ को ध्यान में रख के इसको करेंगे। जो इसका एमोलमेंट्स है ना वो फिक्स नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन से। जो सैलरी है ना वो उसको किसके बेस पे देंगे, एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन ऑफ
राज्यसभा के बेस पे देंगे। और जब प्रेसिडेंट हम इनको इलेक्ट कर देंगे तो उनका जो सैलरी अलाउंसेस है वो प्रेसिडेंट के पेएबल होगा, उनके इक्वल में पेएबल होगा। नॉट परफॉर्म ड्यूटी ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, मतलब वो जब प्रेसिडेंट बन जाएंगे, जब भी हम इनको, जब प्रेसिडेंट के जो वैकेंट सीट रहेगा और जब हम वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट की सीट पे बैठा देंगे तो उनका जो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा का जो पोस्ट होगा ना वो तो वैकेंट हो जाएगा, तो उसको कौन देखेगा, उसको डेप्यूटी चेयरमैन हैंडल करेगा। ही कैन आल्सो एक्ट एज प्रेसिडेंट ओनली फॉर 6 मंथ। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला जो अपना टॉपिक है वो हम प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में आप ध्यान से देखिए, आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से कंप्लीट करिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं प्राइम मिनिस्टर पढ़ाने से पहले आपको आर्टिकल 74 बता दूं। आर्टिकल 74 क्या है? देखिए, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना वो हमारा क्या करेंगे, एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट इन एवरी मैटर, कोई भी मैटर्स में हमारा जो प्रेसिडेंट को ये इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस करेंगे। ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना हमारा, इसको नोट करिए, कॉन्स्टिट्यूशन डजंट मेंशन, क्या कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन डजंट कंटेन, मतलब कोई भी डू नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोविज़न फॉर अपॉइंटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ पीएम। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ भी ऐसा कुछ नहीं बताया है जिसमें कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है कि हम अपॉइंट करेंगे, जो है सिलेक्ट करेंगे पीएम को किस तरीके से करेंगे। ठीक है, ये जो है कैसे गवर्न होता है, ये गवर्न बाई पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से होता है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम आर्टिकल 75 पे। धीरे धीरे मैं भी आपको और ये आर्टिकल 74, 75 के बारे में बताता रहूँगा और ये पूरी तरीके से आपका याद हो जाएगा, आप उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो आर्टिकल 75 क्या है, देखिए, एड एंड एडवाइस तो कर दिया प्रेसिडेंट को हर एवरी मैटर्स में। अब इसके बाद क्या होगा ना कि पीएम का इलेक्शन होगा, पीएम का मतलब पीएम को हम चुनेंगे ना, तो पीएम को कौन अपॉइंट करेगा, अपॉइंट करेगा हमारा प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है विल अपॉइंट द पीएम। ठीक है, अब पीएम तो बन गए, तो अब इसके बाद इनके मिनिस्टर्स होंगे। अब इन मिनिस्टर्स को कैसे होगा, तो ये भी तो प्रेसिडेंट ही करेगा, प्रेसिडेंट ही इसको मिनिस्टर्स को बनाएगा ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ पीएम। मतलब कि पीएम जो है अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर्स आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट विथ एड एंड एडवाइस ऑफ द पीएम। मतलब ये तो कंफर्म हो गया आपका। ठीक है, अगर इन केस ऑफ नॉट क्लियर मेजोरिटी, अगर हाउस में क्लियर मेजोरिटी नहीं है, ठीक है, तो इस केस में जो पर्सनल डिस्क्रिशन होता है, आपको तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जो पर्सनल डिस्क्रिशन होता है किसका, आपका प्रेसिडेंट का, उससे वो क्या करेंगे, हमारे एक पीएम को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, पीएम अपॉइंट हो गए। अब इन पीएम का काम क्या है कि ये जो हाउस है ना, हाउस में इनको कॉन्फिडेंस मोशन पास करना पड़ेगा कॉन्फिडेंस मोशन। कितने दिनों में, विद इन 1 मंथ में, 1 महीने में इनको कॉन्फिडेंस मोशन आप पास करना पड़ेगा। अगर ये पास नहीं होता तो गवर्नमेंट पूरी तरीके से फॉल आउट हो जाएगी और उसके सारे जो भी मिनिस्टर्स होंगे ना वो भी सब भी स्विम एंड सिंक टुगेदर वाली बात आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और जो ये डिस्क्रिशन है ना वो सबसे पहले कब इस्तेमाल हुआ था, ये 1979 में हुआ था, जब नीलम संजीवा रेड्डी चौधरी चरण सिंह को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त की थी। ठीक है, एक और सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये फैक्ट्स आता है कि क्या प्राइम मिनिस्टर को हम चूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट्स हैं, कोई भी मेंबर है, अगर वो कैंडिडेट जो है मेंबर नहीं है किसका, आपके लोकसभा और राज्यसभा का, तो क्या हम उसको पीएम बना सकते हैं? तो हाँ, बना सकते हैं। हम उनको
पीएम चूज कर सकते हैं, लेकिन उसका जो मैक्सिमम टेन्योर है ना वो 6 मंथ के लिए है। मतलब 6 महीने के लिए तो हम उनको कर सकते हैं, पीएम बना सकते हैं, लेकिन आफ्टर 6 मंथ में, विद इन 6 मंथ में उनको इसकी जो है मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, चाहे वो लोकसभा की हो चाहे वो राज्यसभा की हो। कोई भी दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट का इनके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इनकी ओथ की बात करते हैं। तो ओथ तो आपको पता ही है कि प्रेसिडेंट दिलवाते हैं इसके पीएम के। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट भी करते हैं, प्रेसिडेंट इनका ओथ भी करवाते हैं जी, ठीक है। जो इनके टर्म्स हैं वो नॉट फिक्स्ड है, नोट कर लीजिए, फिक्स नहीं है। टर्म्स इनके फिक्स नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन नहीं है। क्या है मतलब कि ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे बेस्ड है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे बेस्ड है। जो इनका सैलरी एंड अलाउंसेस है वो क्या है, वो सैलरी अलाउंसेस जो है पार्लियामेंट जो है डिटरमाइन करेगी इनकी, पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगी, ठीक है। अगर रेजिग्नेशन हो या फिर डेथ हो जाए, इस कंडीशन में क्या होगा कि ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा जो हाउस है आपका, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, जो हाउस होगा ना वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और जो मतलब इसी के बाद से एक वैक्यूम जेनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा बता दूं मैं आपको कि ये जो चेयरपर्सन किसके किसके होते हैं, जो हमारे पीएम साहब होते हैं वो चेयरपर्सन किसके किसके होते हैं। एक तो भाई नीति आयोग के होते हैं, आप याद करिएगा, नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन है, हमारे पीएम है। फिर है हमारा नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के भी ये चेयरपर्सन होते हैं। फिर होता है हमारा इंटर स्टेट काउंसिल, इसके भी हमारे चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। और उसके बाद NWRC मतलब नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल के भी ये चेयरपर्सन होते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल तो आपको पता ही है, आर्टिकल 263 मैंने आपको बताया था। और इसको बनाता कौन है, क्रिएट कौन करता है, तो क्रिएट होता है ये क्रिएटेड बाई प्रेसिडेंट, क्रिएटेड बाई प्रेसिडेंट। लेकिन जो इसके चेयरपर्सन होंगे वो कौन होंगे, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे। ये सब छोटी छोटी फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है और इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। अब थोड़ा सा इनके रोल्स को देख लेते हैं कि क्या है रोल, मतलब प्राइम मिनिस्टर का रोल क्या है। तो सबसे पहले हम विथ रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट देखते हैं कि प्रेसिडेंट के साथ इनका क्या रोल है, ठीक है। तो आर्टिकल 78 मैं आपको यहाँ से कंफर्म कर देता हूँ कि आर्टिकल 78 में क्या होता है। ये प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल चैनल होता है, प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। देखिए आर्टिकल 74 मैंने आपको क्या बताया था, आर्टिकल 74 मैंने बताया था ना कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा वो एड एंड एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को इन एवरी मैटर्स को। तो इनके बीच में जो प्रिंसिपल चैनल होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और यहाँ पे ये प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हमारे पीएम होते हैं, जो इन दोनों के बीच में जो है हमारे ये पीएम होते हैं, जो प्रिंसिपल चैनल होते हैं किस चीज़ के लिए, वो आपके कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल चैनल होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है विथ रिस्पेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सबसे पहले बताया कि एड एंड एडवाइस होता है, ये एड एंड एडवाइस करते हैं। और इसके बाद जो है जो पीएम होता है ना वो अपॉइंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंट, विद द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंट, विद द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब विद द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंट पीएम क्या करेगा, मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद पीएम ही का काम है कि एलोकेट्स और रीसफल द पोर्टफोलियो, इसको भी ये रीसफल करेगा। और अगर ओपिनियन जो है आपका, ओपिनियन में आपके डिफरेंसेस आ रहे हैं तो वो मिनिस्टर को आस्क कर सकता है टू रिजाइन, मतलब रिजाइन करने के लिए उनको आस्क कर सकता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं विथ रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट। क्या है विथ रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट, इसमें है कि ये एडवाइस करता है किस चीज़ को, प्रेसिडेंट को,
विद रिस्पेक्ट टू किस चीज़ के लिए, समनिंग एंड प्रोरॉगिंग, समनिंग एंड प्रोरॉगिंग ऑफ द सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये हमारे चेयरपर्सन होते हैं। और किसके किसके, NDMA का होता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, मतलब जो भी है उसके चेयरपर्सन्स होते हैं ये। ठीक है, और इसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है ना, वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है ना, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। यहाँ पे याद कर लीजिएगा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा ना, वो लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगा, नॉट राज्यसभा है तो आप उसको काट देंगे, पार्लियामेंट लिखा होगा तो आप उसको काट देंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लिखा होगा तब काट देंगे। कुछ भी अगर आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल तो लोकसभा ही होगा। बहुत सारे बच्चे एक जगह और गलत कर देते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर समझ जाते हैं कि लोकसभा से ही है, तो लोकसभा अगर है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, याद रखिएगा। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स नहीं है लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी ये जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी यहाँ पे SLA नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल लिखा होगा, तो इस केसेस में ये जो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। आप इस चीज़ को नोट करेंगे, इस पर बार बार क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चे, इस पर क्वेश्चंस गलत करते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्स लिखा होगा, वो पार्लियामेंट्स पर टिक कर देते हैं, लेकिन पार्लियामेंट्स नहीं है, या तो लोकसभा है नहीं तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, थोड़ा सा एक दो फैक्ट्स बता दें। जो PM होता है ना, PM को हम क्या करते हैं, हम अपॉइंट करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम इनको इलेक्ट नहीं करते हैं, हम इनको सेलेक्ट भी नहीं करते हैं। ठीक है, हम इनको नॉमिनेट भी नहीं करते हैं। यानी ये 3 जो वर्ड है ना, इस पे बहुत ज़्यादा गेम खेला जाता है एग्जामिनेशन में। अब PM को हम क्या कर सकते हैं, अपॉइंट करेंगे, अपॉइंट, ना ही हम इसको इलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। अगर कोई भी स्टेटमेंट में आपको ये तीनों वर्ड दिखता है तो भाई वो क्वेश्चन गलत है, वो ऑप्शंस गलत है, मतलब जो भी वो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन गलत है। ठीक है, आप उसको रॉन्ग करके आएंगे, उसको अपने ये लिखेंगे, क्योंकि वो लिख सकता है ना, PM कैन बी इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट, मतलब जो भी लिख सकता है तो उसको लिख सकते हैं, तो आप उसको गलत करेंगे। PM अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, अब थोड़ा सा कैबिनेट एक वर्ड है, कैबिनेट वर्ड है, उसका क्या मसला है। कैबिनेट वर्ड का मसला है कि ये जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से आर्टिकल 352 में इसको ऐड किया गया है, बिफोर इसके पहले कैबिनेट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं था, नॉट इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं था। ठीक है, अगर PM जो होगा, एक तो पता है ना आपको कि ये लोकसभा का मेंबर होना भी जरूरी है, राज्यसभा के मेंबर होना जरूरी है। अगर इसके नहीं है तो 6 महीने के लिए वो PM हो रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद इनको रिजाइन करना पड़ जाएगा। अगर लोकसभा के मेंबर हैं तो लोकसभा में वोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर राज्यसभा के मेंबर हैं, ठीक है, तो राज्यसभा के मेंबर हैं, अगर हम उनको PM को न्यू इलेक्ट किए हैं तो वो ही कैन स्पीक, वो केवल बोल सकते हैं, बट डजंट राइट टू वोट इन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, जो PM होते हैं वो CSIR के भी प्रेसिडेंट होते हैं। CSIR क्या है आपका पता ही है कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके भी ये प्रेसिडेंट होते हैं PM। ठीक है, उसके बाद हेड ऑफ नेशनल डिफेंस कमेटी भी होते हैं।
हेड ऑफ नेशनल डिफेंस कमेटी। और जो सबसे पहले हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर आए थे ना, उसको भी, उनका भी नाम नोट कर लीजिए। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये कौन है? R.K. शानमुखम चेट्टी। ठीक है। और ऐसा कौन से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जो डाइड आउटसाइड, तो वो है हमारे लाल बहादुर शास्त्री, जो कि ताशकंद में इनकी डेथ हुई है। ठीक है। इसी के साथ हमारा ये प्राइम मिनिस्टर वाला जो चैप्टर है वो भी ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद जो मैं आपको एक अगला नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ वो है PMO के बारे में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। एक छोटा सा ये वीडियो, मतलब थोड़ा सा बारे में इसको बता देता हूँ, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट इसमें भी टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है। जो ओरिजिनली था ना, इसको हम क्या कहते हैं? PMS कहते थे, मतलब प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरिएट ऑफिस जो होता है ना, उसको हम कहते थे, जब ये 1947 में कहते थे। ठीक है। लेकिन PMS से हम PMO बना दिए कब? 1977 में। ठीक है। PMO बना दिए। PMS से हमने PMO कब बनाया? 1977 में बनाया। ठीक है। जो PMO है ना, उसमें इमीडिएट स्टाफ होते हैं। इमीडिएट स्टाफ ऑफ PM होते हैं। ठीक है। जो हेडेड बाय प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नोट कर लीजिएगा। PMO जो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है। जो इसके पॉलिटिकल हेड होते हैं PMO के, वो PM होता है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है वो होते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी। इसमें जो भी मेंबर्स होते हैं ना, मेंबर्स की बता देता हूँ। ये मेंबर्स में आता है, पॉलिटिकल जो हेड होता है ना वो PM होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेड होता है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं। इसके बाद 1 या 2 जो है इसमें एडिशनल सेक्रेटरीज होते हैं। ठीक है। 5 इसमें जॉइंट सेक्रेटरीज होते हैं। फिर इसमें ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी होते हैं, NSA। फिर इसके बाद इसमें नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स होते हैं। तो ये इसका मतलब कंपोजिशन है, किस तरीके से ये कंपोज होता है PMO हमारा। ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा कैबिनेट सेक्रेटरीट, जो कैबिनेट सेक्रेटरीट के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्या है, कैबिनेट सेक्रेटरीट क्या है। ठीक है। तो इनका जो अर्लियर नाम था, जो अर्लियर नेम है वो क्या है? अर्लियर जो नेम है ना वो है गवर्नर जनरल इन काउंसिल। ठीक है। गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ये कैबिनेट सेक्रेटरीट का अर्लियर नाम था। ठीक है। जो कि ड्यूरिंग लॉर्ड कैनिंग के में ICA इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में इनके प्रोसीजर को लीगलाइज किया गया था। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के ड्यूरिंग में इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में इनके प्रोसीजर को लीगलाइज किया गया था। ठीक है। और इसी में क्या हुआ था ना, ये जो है वो था लेड टू द इंट्रो ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम। कई जगह क्वेश्चन पूछता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम कौन से काउंसिल एक्ट से आया, तो आप नोट कर देंगे काउंसिल लोग कौन से हैं? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है। और इसमें कौन से वो थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। ठीक है। इसके बाद आता है हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी क्या है? ये प्रिंसिपल एडवाइज़र होते हैं, प्रिंसिपल एडवाइज़र ऑफ PM। ठीक है। जो इसमें फर्स्ट थे ना वो कौन थे? NR पिल्लई साहब थे। आप इस चीज़ को नोट कर दीजिएगा, कभी भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्स्ट जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो कौन थे, तो NR पिल्लई थे। ठीक है।
कोई भी फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता है, नो फिक्स्ड टेन्योर, कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता है। लेकिन जो सेंट्रल जो सेक्रेटेरिएट होता है ना, उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो सेक्रेटेरिएट होता है और दूसरा डायरेक्टोरेट होता है। डायरेक्टोरेट का काम होता है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, और इसका काम होता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा हम जो है आपको यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बताए थे। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बस समअप करा रहा हूँ हर एक टॉपिक को। जैसे कि पोर्टफोलियो सिस्टम मैंने आपको बताया कि पोर्टफोलियो सिस्टम कहाँ से आया है, वो आया है आपका ICA 1861। कौन इसको स्टार्ट कराया है, तो लॉर्ड कैनिंग साहब स्टार्ट कराए हैं। कौन का स्टार्ट कराया है, तो लॉर्ड कैनिंग जो है इसको स्टार्ट कराया है। जो सिस्टम है ना, सिस्टम ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो कोडिफाइड एंड मेंशन्ड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो सिस्टम है ना, वो जो कोडिफाइड भी है और मेंशन्ड भी है, किस में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, लेकिन जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम नॉट प्रोवाइडेड इन डिटेल, मतलब ये डिटेल्स में प्रोवाइड नहीं किया गया है। आर्टिकल 74, 75 इससे रिलेटेड है, और इसको मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको। इसमें एड एंड एडवाइस आपको याद करना है, और इसमें अपॉइंटमेंट याद करने हैं, किस तरीके से अपॉइंट होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 74 से 78 तक यही है, डील्स विथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से डील करने के लिए ये होता है। ठीक है, जो भी एडवाइस होगा ना, जो एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट, मतलब शैल नॉट इंक्वायर्ड इन एनी कोर्ट, कोई भी कोर्ट में इसको हम इंक्वायर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, जो आर्टिकल 75 है, उसके बाद आपको पता ही है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके, लोकसभा की, कोई राज्यसभा का नहीं होता है, कोई पार्लियामेंट का भी नहीं होता है। ठीक है, जो मिनिस्टर होंगे वो होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या है कि जो मिनिस्टर का जो टर्म्स है ना, वो डिफाइन नहीं किया गया है, मतलब वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है। ठीक है, आर्टिकल 88 थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 88 क्या है। देखिए, कोई भी मिनिस्टर है, कोई भी आपका मिनिस्टर है, ठीक है, वो तो मेंबर होगा ना लोकसभा का, राज्यसभा का। ठीक है, अगर लोकसभा का मेंबर है तो उसके पास बोलने का भी अधिकार है, उसके पास वोट करने का भी अधिकार है। लेकिन अगर वो लोकसभा का है और राज्यसभा में भी जाता है तो उसमें स्पीक करने का है, लेकिन वोट करने का अधिकार उसका नहीं है। यही आर्टिकल 88 है। ठीक है, इसके बाद 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, इसका क्या कहता है कि जो भी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है ना, उसमें इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर shall not exceed 15% of the total strength of लोकसभा। जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग PM शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। ये तो आपको 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से इसको दिया गया है। अगर आर्टिकल 74 की बात की जा रही है और कोई भी चीज़ एग्जीक्यूटिव पावर है, कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर है, अगर उसको प्रेसिडेंट एक्सरसाइज कर रहा है, प्रेसिडेंट क्या कर रहा है,
एक्सरसाइज कर रहा है विदाउट एड एंड एडवाइस, तो वो हो जाता है हमारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है। ठीक है, ओथ की बात कर लें थोड़ा सा, तो ओथ की बात कर लें तो जो भी नए मिनिस्टर्स बनेंगे ना, जो भी न्यू मिनिस्टर्स होंगे, उनका ओथ क्या है? ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी। इसका ये ओथ लेते हैं बिफोर इंटरिंग इन द हाउस, मतलब घर में घुसने से पहले ओथ ऑफ ऑफिस, मतलब ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी का ये लेते हैं। और ये कौन कराता है? वो प्रेसिडेंट कराते हैं। ठीक है, और यहीं पे एक चीज़ और मैं कंफर्म करा दूं कि पीएम के लिए स्पेशल जो है ओथ नहीं होता है। जो पीएम होते हैं ना, वो एज ए मिनिस्टर ही जो है, सेपरेट ओथ नहीं होता है। एज ए मिनिस्टर वो जो है उस चीज़ को ओथ लेते हैं और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। जो सैलरी एंड अलाउंसेस है मिनिस्टर्स का, वो जो है हमारे पार्लियामेंट बाई लॉ होता है सेट। पार्लियामेंट बाई लॉ जो टाइम पे चेंज किया जाता है। ठीक है, एक चीज़ और पॉइंट है कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है लोकसभा में पास हो जाता है, तो आपको तो पता है ना कि सारे जो मिनिस्टर्स हैं उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा। तो क्या राज्यसभा के भी मेंबर्स को यहाँ पे रिज़ाइन करना पड़ेगा? तो बिल्कुल हाँ, उनको भी करना पड़ेगा। यही छोटा सा फैक्ट है। यानी जब नो कॉन्फिडेंस मोशन जो अगर पास हो रहा है लोकसभा में, तो राज्यसभा के मेंबर्स पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और राज्यसभा के मेंबर्स को भी, जो उनके भी मिनिस्टर्स हैं, उनको भी वहाँ से रिज़ाइन करना होगा। ठीक है, थोड़ा सा हम कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बता दें आपको। कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स बहुत बार पूछ देता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले जो होता है ना, इसमें कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में आपको पता है कि ये जो है हेड ऑफ इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो के हेड होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? 18 से 25 मिनिस्टर्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो गया, फाइनेंस हो गया, डिफेंस हो गया, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया। जो बड़े बड़े जो इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो है ना, उसको संभालने वाले ये कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। फिर जो दूसरे नंबर पे आता है वो है हमारा मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मतलब इंडिपेंडेंट चार्ज। ये जो है सेम फंक्शन तो परफॉर्म करते हैं, सेम फंक्शन परफॉर्म। अब किसके सेम पर्सन? तो वो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर के सेम पर्सन परफॉर्म करते हैं जो होता है ना, लेकिन ये नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट। और ये कैबिनेट मीटिंग को भी हेल्ड नहीं करते हैं। जो भी कैबिनेट मीटिंग होता है उसमें भी इनका कोई भी रोल नहीं होता है। लेकिन इनको जो है आप इनवाइट कर सकते हैं जब इनकी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज़ को अगर आर इन कंसर्न है, तो इनको हम कैबिनेट मीटिंग्स में इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दूसरे नंबर के थे। इसके बाद हमारा थर्ड नंबर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। ठीक है, ये जो है वर्क अंडर गाइडेंस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर के वर्क अंडर में काम करते हैं। और ये जो है, और इनको जो है कुछ अलॉटेड स्पेसिफिक वर्क, कोई भी स्पेसिफिक वर्क इनको अलॉट किया जाता है। ठीक है, फोर्थ नंबर जो होता है ना, वो होता है डेप्यूटी मिनिस्टर्स का। ये लोवेस्ट इन रैंक होते हैं, रैंक में सबसे कम होते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई भी इनको इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता है। मतलब इंडिपेंडेंट चार्ज जो होता है ना, वो इनको नहीं दिया जाता है। ठीक है, ये अटैच होते हैं किसके साथ? कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ।
और मिनिस्टर ऑफ स्टेट के साथ, और उनको हेल्प करते हैं ये, मतलब पॉलिटिकल अफेयर्स हो गया, या फिर इकोनॉमिकल अफेयर्स हो गया, या फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गया, तो इसमें ये लोग जो है उनका हेल्प करते हैं। ठीक है, आपको मैंने कैबिनेट्स के बारे में ऊपर बताया था कि कैबिनेट जो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से इसको ऐड किया गया है। ठीक है, इसके बाद एक और आता है किचन कैबिनेट का। किचन कैबिनेट क्या है ना कि इनर कोर कैबिनेट होता है, जिसमें 2 to 4 मेंबर्स होते हैं। और ये पता है आपको, ये आउटसाइडर भी हो सकते हैं इसमें मेंबर्स। जो आउटसाइडर में क्या हो जाएगा, कोई अगर फैमिली मेंबर्स है या फिर कोई फ्रेंड्स है तो हम इसको इसमें ले सकते हैं, जो कि पीएम के साथ मिलके देश के बड़े मुद्दों जैसे कि पॉलिटिकल हो गया, या फिर जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी इश्यूज़ हैं उसको इनसे डिस्कस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, इनका ये डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, ये कब से स्टार्ट हुआ था ये, वो ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी एरा। थोड़ा सा कुछ वर्ड्स है, जैसे कि आपका अगर आप एल टी ग्रेड्स के भी पेपर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एल टी ग्रेड्स की एग्जामिनेशंस की, तो उसमें भी ये जो है पूछ देता है आपके, जैसे कि किचन कैबिनेट जो वर्ड है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, दूसरा आता है देहरादून ब्रिगेड, ये किसके द्वारा है, तो वो राजीव गांधी के द्वारा है। फिर तीसरा आता है ग्रैंड काउंसिल ऑफ इंडिया, ये कौन दिए हैं, तो ये दिए हैं लाल बहादुर शास्त्री। देखिए जो हमारा इनिशिएटिव्स है ना, ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आपका अगर एल टी ग्रेड्स का भी आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप जो है बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी जैसे कि एईडीओ की तैयारी कर रहे हैं अगर आप अभी फ़िलहाल में, या फिर बिहार में जो एसएससी फोर्थ ग्रेजुएट लेवल का जो आपका आया है एग्जामिनेशन हो रहा है, अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं, देखिए कोई भी एग्जामिनेशन अभी फ़िलहाल में छोटा नहीं है। आपको हर एक चीज़ डेप्थ में पढ़ना ही होगा, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप क्यों ना ग्रुप डी का एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ डेप्थ में पढ़ना ही होगा। चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, कुछ भी हो, आपको ये पढ़ना होगा। तो ये मेरा इनिशिएटिव्स है कि आपको ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए आपको मैं एलिजिबल कर दूँ। जो मेरा कुछ वीडियोज़ हैं, सिंपल्स वीडियोज़ हैं, आप इसको देखते रहिए, समझते रहिए और इसमें आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, इसके बाद जो मेरा एक लास्ट टॉपिक है ना, वो कैबिनेट कमेटी है। कैबिनेट कमेटी है, इसको थोड़ा सा पढ़ के मैं इस लेक्चर्स को बंद कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, कैबिनेट कमेटी क्यों बनाया गया था, तो पहले सबसे पहले वाई वाला ऑप्शन जब भी आ जाए ना, तो समझिए एक रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ कैबिनेट के वर्कलोड को कम करने के लिए हमने क्या किया, कैबिनेट कमेटीज़ का गठन किया। ये क्या है भाई, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये भी। ठीक है, मेंशन नहीं है, नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको कि प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा कौन कौन से कमेटी को हेड किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं ऐसे ही बताऊँगा। कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट, ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट, कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। ये जो भी कैबिनेट कमेटी होगा ना, ये वाली, ये सारे हमारे पीएम जो है इसके हेड करेंगे, पीएम हेडेड। बचे एक जो है पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर, तो ये करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा,
और एक लास्ट बच जाता है आपका एकोमोडेशन का, कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन। उसमें होता है कि कंपोज्ड ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, एंड इसी में से एक जो है वन ऑफ देम हेड करेगा इस चीज़ को, ठीक है। तो ये था हमारा पूरी तरीके से ये एक चैप्टर्स, जिसमें मैंने आपको वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, उसके बाद यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पीएमओ के बारे में और कैबिनेट कमेटीज़ के बारे में आपको मैंने पढ़ा दिया, बता दिया। उसके जो फैक्ट्स हैं मैंने आपको नोट करवा दिए। अब इसके बाद जो अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पार्लियामेंट्स के बारे में होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है सारे एग्जामिनेशंस के लिए। लेकिन अगर आप इतना प्रेसिडेंट से लेके और ये 2 वीडियोज़ में जितना आपको बताया गया, अगर आप इसको दिमाग में रखते हैं और इसको याद करते हैं और इसका जो एक शॉर्ट नोट्स अगर आप प्रिपेयर करते हैं, तो आप सारे एग्जामिनेशंस में ईजिली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, कोई भी एग्जामिनेशन को निकालने के लिए उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उसका रिवीजन, जो कि अक्सर कोई नहीं करता है। आप बस वीडियो लेक्चर्स को देखोगे, आप उसको देखोगे और उस समय आपके दिमाग में वो रहेगा। लेकिन जब आप नेक्स्ट वीडियोस को फिर देखने लगेंगे ना, जैसे कि हमने क्या देखा, आपने प्रेसिडेंट देखा के बारे में पढ़ा, वीडियो लेक्चर देखा, उसके बाद नेक्स्ट डे आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का वीडियो देखा, ठीक है। जब प्रेसिडेंट देखा तो आपको दिमाग में उस दिन था कि हाँ हमने प्रेसिडेंट को पढ़ा है। उसके बाद नेक्स्ट डे हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चले गए। फिर अगले दिन हमने क्या किया कि पार्लियामेंट्स के बारे में हमने पढ़ दिया। फिर नेक्स्ट डे क्या किया कि हमने मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में पढ़ दिया, ठीक है। तो अब क्या होता है ना कि जो प्रेसिडेंट वाला जो आपने शुरू में पढ़ा था, वो आप धीरे धीरे दिमाग से आपको निकलने जाता है। अगर आप उसको रिवाइज करते रहेंगे और ये जो सीरीज़ है आपका, इसको थोड़ा सा कम करेंगे, जैसे कि अगर आप प्लानिंग के साथ काम करेंगे, अगर आप कोई भी चीज़ को, जैसे कोई भी सब्जेक्ट्स है, कोई भी आपका मतलब सब्जेक्ट है, उसको आप मिनिमम 4 बार अगर रिवाइज़ करते हैं, अपने नोट्स को 4 बार रिवाइज़ करते हैं, वो नोट्स जिसमें हर एक चीज़ आपका नोटेड हो, अगर आप उसको 4 बार रिवाइज करते हैं तो आपके दिमाग में वो हिट हो जाता है। और जब भी आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो आपको वो ऑप्शंस पकड़ने में ईजी हो जाता है। तो आप उसी तरीके से आप अपने स्ट्रेटजी को बनाइए। और सबसे ज़्यादा अगर आपको करना है तो पढ़ने से ज़्यादा आप उस चीज़ को रिवाइज़ करिए जो आपने पढ़ा है। और ये जो सीरीज़ है, जो मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट किया है, उसका यही मेन मकसद है कि आपको हर एक चीज़ ईजी वे में मिल जाए और आप उस चीज़ को रिवाइज़ कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।